जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी बाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एक बार पुनः आप सबको 76वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड की सलामी देश की माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। हमारे देश की परंपरा रही है कि इस अवसर पर हम अपने किसी मित्र राष्ट्र को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। इस बार के मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो। साथियों, गणतंत्र दिवस समारोह के एक दिन पूर्व यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। देश के नाम संबोधन में वो देश की प्रगति के बारे में बताते हैं। देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश ने क्या कुछ प्राप्त किया, क्या कुछ नया किया है और क्या कुछ नया करने का विचार लेकर आया है, इसके बारे में देश को वो संबोधित करते हैं। इस बार का भी संबोधन खास रहा, जिसमें देश की राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की है। उन्हीं सभी पहलुओं की बात आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति जी ने किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की। भारत लोकतांत्रिक देश है और चुनाव लोकतंत्र की पहचान होती है। कुछ यूं कहा जाए कि चुनाव लोकतंत्र की प्राण वायु होती है। भारत में तो चुनाव कुछ ऐसा है जैसे त्योहार है, और वैसे भी चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। लेकिन बार बार चुनाव होने से देश के विकास कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी चुनाव लागू होती है तो आचार संहिता का लागू किया जाता है और आचार संहिता के समय महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है और इस संदर्भ में माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की बात किया गया है। तो आप देखिए, जो देश के राष्ट्रपति जी ने संबोधन किया उसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व की बात किया कि आखिर ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सुशासन को पुनर्परिभाषित करने का वादा करता है, जिसमें शासन में अस्थिरता आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से शासन की अस्थिरता भी प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं हर वर्ष कभी विधानसभा का तो कभी लोकसभा का चुनाव चलता रहता है। नीतिगत गतिरोध को रोकना, संसाधनों के विचलन को कम करना, वित्तीय बोझ को कम करना, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं साथियों, बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है और आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है जो जनता को प्रभावित कर सके, क्योंकि अगर आखिरी समय में सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेगी तो इससे जनता का जो कहते हैं ना कि मत व्यवहार प्रभावित होगा। तो नीतिगत गतिरोध भी होती है, उसको भी रोकना एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है संसाधनों के विचलन को कम करना। चुनाव खर्चीली प्रक्रिया है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इस चुनावी अपव्यय को भी रोकना इस एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के पीछे का मकसद है। और तीसरा चौथा वित्तीय बोझ को कम करना। इस संदर्भ में एक विधेयक 2024 दिसंबर महीने में संसद में पेश किए गए हैं और इन्हें विस्तार विमर्श के लिए, चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया है। अब संसदीय समिति की निर्णय क्या आती है, उसके बाद संसद में इस पर विस्तार से विचार विमर्श होगा और उसके बाद देश एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ समितियां रही हैं। आप देखिए, एक
आयोग का गठन किया गया था माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और इस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में अपनी सहमति दे दी है। लेकिन इसके पहले भी नीति आयोग ने 2016 में एक पेपर सबमिट किया था, और उस समय नीति आयोग को जो कहते हैं कि उस पेपर में मुख्य भूमिका निभा रहे थे विवेक देबराय और किशोर देसाई जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, और इन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि बार बार चुनाव कराने से एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, यानी कि मैसिव एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम एक बार या तो एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा लें, या तो 30 महीने के अंतराल में करा लें, जैसे एक बार लोकसभा का चुनाव हो तो उसके साथ आधे से आधे, कम से कम आधे राज्यों का विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए, और फिर 30 महीने बाद बाकी राज्यों के विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। यानी कि या तो चुनाव एक बार हो जाए और या तो मैक्सिमम 2 बार चुनाव कराया जाए। इसलिए चुनाव पर होने वाले जो बार बार खर्च है इसको रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो कि 2015 में गठित की गई थी, इसने भी यही बात कहा कि इलेक्शन को 2 चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकसभा का जो इलेक्शन है और लोकसभा का मिड टर्म इलेक्शन होता है तो वैसी स्थिति में जो रिमेनिंग असेंबली का इलेक्शन है वो लोकसभा टर्म के समाप्त होने के बाद करा लेना चाहिए। इसी संदर्भ में लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया था 1999 में, और उसका भी यही कहना था कि संविधान में मूलभूत बदलाव करके एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, और इससे जो यह कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध प्रभावित होगा, वो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी कि इससे केंद्र राज्य के संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रामनाथ कोविंद समिति के पहले भी, चाहे वो नीति आयोग हो, स्टैंडिंग कमेटी हो या लॉ कमीशन, सभी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में समर्थन दिया था, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए संसद में विधेयक लाया गया है, जिसे फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। दूसरी बात उन्होंने की नए आपराधिक कानूनों पर। साथियों, आपको पता होगा कि जब भी बात होती थी आपराधिक कानूनों की तो बात की जाती थी कि यह मैकॉले के समय का कानून है। मैकॉले कानून कहा जाता था। हमारा देश 1947 में आजादी की हवा में सांस लेना शुरू कर दिया था। वो स्वर्णिम तिथि थी 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत पिछले 200 वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की हवा में सांस लिया था। लेकिन हमारे कानून पुराने ढर्रे पर ही चले आ रहे थे। बार बार देश में बात की जाती है कि देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। देश की जो पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली है वो दांडिक न्यायिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को दंड देना था। क्योंकि भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था, हम लोग गुलाम व्यक्ति थे, और हमें गुलाम कौन बना के रखा था? अंग्रेज गुलाम बना के रखा था। तो हमारे लोग जब उनके खिलाफ विरोध करते थे तो वो हमें दंड देते थे, और इसीलिए उन्होंने पनिशेबल लॉ रखा था। लेकिन अब तो हमारा देश आजाद है और प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने उसके हिस्से की अधिकार दिया है। तो दंड के बजाय न्याय पर फोकस होना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक युग के जो कानून थे, जैसे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित से बदल दिया गया। जैसे आप गौर करोगे तो भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से बदल दिया गया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल दिया गया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनमें मूलभूत परिवर्तन किए गए, और अब दंड के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित किया गया है कि इन कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि न्याय करना है। आपने गौर किया होगा, समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरा था जब न्याय की देवी की प्रतिमा का बदलाव किया गया। पहले जो न्याय की देवी होती थी तो उनके आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी होती थी, जिसका तात्पर्य था कि हम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ही केवल न्याय सुनाते हैं और हम समानता की बात करते हैं। एक हाथ में तलवार था,
और एक हाथ में न्याय की तराजू थी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया और आप गौर करोगे तो तलवार के स्थान पर संविधान हाथ में थमा दिया गया है और न्याय की जो तराजू थी वो तराजू तो एज इट इज रही ही है। इसके अलावा आप बात करोगे तो आंखों पर से जो पट्टी थी, न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसे भी हटा दिया गया, और जिसका तात्पर्य यह है कि अब कानून अंधा नहीं है बल्कि सब कुछ देखते हुए सही न्याय करेगा। तो इसीलिए आवश्यकता थी कि दांडी कानूनों को बदला जाए और न्याय का उद्देश्य तय किया जाए। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई और इस मामले में विशेष व्यवस्था किया गया ताकि जो समाज के कमजोर वर्ग है उनके हितों के साथ कभी भी गलत ना हो। भारतीय न्याय शास्त्र परंपराओं पर आधारित कानूनों के माध्यम से न्याय प्रणाली में बदलाव करने की बात की गई है। तीसरा जो इस संबोधन का चर्चा का विषय रहा वो था भारत का संविधान। साथियों, आप सबको जानकर खुशी होगी, भारत के संविधान लागू किए हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया जिसमें कुल 389 सदस्य शामिल थे। हालांकि आजादी के बाद न केवल देश का विभाजन हुआ था बल्कि संविधान सभा का भी विभाजन हुआ था और विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से कम होकर 299 रह गई थी। तो 299 सदस्यों ने इस संविधान का निर्माण किया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन खर्च करने के उपरांत। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का अंगीकरण कर लिया और इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं और उन गणमान्य आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने अपना त्याग किया है इस स्वर्णिम भारत के स्वर्णिम संविधान को बनाने के लिए। हालांकि संविधान सभा ने लगभग 2 महीने का इंतजार किया और अंततः 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी भारतीयों के जीवन में एक ऐतिहासिक पल रहा था। 26 जनवरी के दिन ही पहली बार वर्ष 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और भारत के लोगों ने यह प्रतीकात्मक घोषणा की थी कि अब हम अपने आप को इस ब्रिटिश दासता से मुक्त मानते हैं, अपने आप को स्वाधीन मानते हैं। तो भारतीयों के जीवन में 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक और एक अस्मरणीय इतिहास रहा था और इसलिए संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो संविधान को लागू हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और हमने इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस समारोह सफलतापूर्वक मनाया। अगर संविधान सभा की बात किया जाए तो संविधान सभा की विविधता की चर्चा उन्होंने किया, क्योंकि संविधान सभा भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें देश के सभी समुदाय और सभी क्षेत्र से लोग शामिल थे और साथ ही साथ 15 महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू जैसी गणमान्य महिलाएं शामिल थी जिन्होंने संविधान बनाने में एक विशेष भूमिका निभाई है। अगर भारत के सभ्यता मूल्य की चर्चा किया गया तो महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के सभ्यता मूल्य की चर्चा किया। उन्होंने न्याय शब्द को रेखांकित किया। हमारे अगर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हो तो उस प्रस्तावना में न्याय की चर्चा किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुत्व की बात किया गया। बंधुत्व का मतलब होता है भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यानी सबको साथ लेकर चलने की भावना। इस व्यवस्था में, इस समाज में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कानून के नजर में हर व्यक्ति बराबर है। तो सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सबको साथ लेकर चलने की बात है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान के महत्वपूर्ण सभ्यता मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में बात किया और उन्होंने कहा कि जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर संदेह करने वालों को गलत साबित करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबको साथ लेकर चलने की बात करता है।
चौथा बात, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की चर्चा किया। साथियों, भारतीयों को आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आप तो केवल कुछ नामों को ही जान पाते हो जो समाज के इन नेतृत्वकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे, लेकिन ऐसे हजारों लाखों सेनानी रहे हैं जिन्होंने भारत को आजादी देने के लिए कठोर तपस्या करी, संघर्ष किया और तब जाकर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और बाबा साहिब अंबेडकर जैसी हस्तियों की बात किया। उनके कार्यों को स्मरण किया कि किस प्रकार से उनके त्याग ने भारतीयों को उनके हिस्से की आजादी दिलवाई है। और एक तरह से राष्ट्रपति जी यह भी बताना चाह रही हैं कि हमें इन लोगों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। आप जब संविधान पढ़ते हो तो मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हो, और मौलिक कर्तव्यों में भी बात लिखी गई है, दूसरा नंबर का मौलिक कर्तव्य, कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका स्मरण करें। पांचवा बात, उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति की बात किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी और भूख से लेकर आज वैश्विक रुझानों को देश प्रभावित कर रहा है। आज भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में एक विशेष स्थान है। जब भी दुनिया कोई बड़ी नीति बनाती है, दुनिया के कोई बड़े देश नीति बनाते हैं, तो भारत को एक पक्ष के तौर पर अपनी नीतियों में जगह जरूर देते हैं, क्योंकि आज भारत उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त कर रहा है, रोजगार सृजन की दिशा में लगातार काम कर रहा, अलग अलग क्षेत्र में रोजगार सृजित हो रहे हैं, गरीबी में लगातार कमी आ रही है और आर्थिक सुधारों के माध्यम से निरंतर विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा। तो उन्होंने इन प्रगति के बारे में भी बात की, जहां देश अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ चला है। छठी चर्चा, उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग, समाज के सुभेद वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के समावेशिता को लेकर बात किया। उन्होंने कुछ बातें करी, जैसे विकास की बात किया। विकास के लाभों को व्यापक रूप से वितरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि समाज के इन कमजोर वर्गों को भी लाभ पहुंचाया जा सके। आप देखो, इनके लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है, राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है, और कुछ सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जैसी समर्पित योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि समाज के इन वर्गों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। क्योंकि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब तक समाज के कमजोर वर्गों को, समाज के हाशिया पर खड़े वर्गों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक सबका साथ सबका विकास तो होगा नहीं। तो देश इस दिशा में भी काम कर रहा है ताकि इन वर्गों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके और हमारा जो विकास है वो समावेशी विकास हो। बुनियादी आवश्यकताएं शुरू की जा रही हैं, जैसे सबको आवास की सुविधा प्राप्त हो सके, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़क, रेल का विकास, बिजली सब जगह पहुंच जाना चाहिए, विद्यालय का विकास हो, स्वास्थ्य सुविधा का विकास हो। इन दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और इन पहलुओं को और भी ध्यान आकर्षित करने की पहल माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है। इसके बाद आता है एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए कुछ समावेशी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो ये एससी कैटेगरी को प्रायोरिटी देता है और इनके बच्चे भी आगे पढ़ें, उनको भी समाज में वो अधिकार मिले, उन पे काम कर रहा है। इसके अलावा पीएम जनमन योजना है। पीएम जनमन योजना जनजातियों के उत्थान के लिए है, जैसे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबको पक्का घर मिलना चाहिए, तो यहां पे बात करता है पीएम जनमन, सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट सबका होना चाहिए।
दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत उन्नत आजीविका और दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, ये तमाम सारी सुविधाएं जनजातीय वर्गों तक, उनके क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए देश काम कर रहा है प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत। उसके बाद बात आती है वित्तीय और डिजिटल समावेशन। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। आजकल आप दुकानों में जाते हो, अगर आप कुछ बड़े नोट, क्योंकि अभी हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी 500 की करेंसी है, जब आप दुकानदार को छोटे मूल्य की वस्तु के लिए भुगतान करते हो तो वो कहते हैं कि कैश आप मत दीजिए, आप मुझे डिजिटल पेमेंट कर दीजिए। तो डिजिटल पेमेंट का दौर लगातार बढ़ा है। आज देश में सभी को खाते खोले जा रहे हैं, उसके लिए भी सरकार कार्यक्रम चलाई थी और उन्हीं कार्यक्रमों की चर्चा प्रधानमंत्री, माफी चाहूंगा, राष्ट्रपति साहिबा ने अपनी अधिवेशन में किया है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा के श्रेणी में लाया जा सके, यानी सबके पास बैंक खाते हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात किया गया और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर बात करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बात करता है इंडिविजुअल को। किस एज ग्रुप में? 18 से 50 एज ग्रुप में 2 लाख का उनको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 330 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर। एक साल में केवल 330 रुपया के प्रीमियम के भुगतान पर उनको 2 लाख तक का जीवन बीमा मिलेगा। इसके अलावा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसके अंतर्गत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वैसी स्थिति में 18 से 70 एज ग्रुप वाले को 2 लाख रुपए तक का उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 12 पर एनम, यानी कि केवल 12 रुपया आपको प्रीमियम के तौर पर भुगतान करना है। तो ये कुछ समावेशी योजनाएं हैं जो सभी को, भारत की सभी जनता को सेफ्टी नेट से जुड़ने के लिए लाई गई है। डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल भुगतान का आजकल व्यापक उपयोग होने लगा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शिता, पहले चाहे मनरेगा मजदूर हो या तो जो छात्रवृत्ति योजना हो या तो पेंशन योजना हो, ये सब जो कुछ मिलता था वो डिजिटल के माध्यम से नहीं होता था, वो कैश के माध्यम से होता था। तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। उचित जो लाभ है जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता था। अब डीबीटी की व्यवस्था है और डीबीटी में आप जानते हो कि जैम की बात किया जाता, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन मतलब सबके पास जनधन का खाता होगा, उसके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा और मोबाइल फोन के साथ कनेक्टेड होगा, ताकि लाभ उसी व्यक्ति को मिले जो योग्य है। जो लीकेज होता था उस लीकेज को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने की बात की गई। विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की स्थापना। आज देखिए भारत का जो रुपे कार्ड है वो तेजी से उसका उपयोग बढ़ता जा रहा और भारत के साथ साथ कई मित्र देशों में भी इस कार्ड की योजना को शुरू किया गया है। भारत का जो यूपीआई पेमेंट है, आज भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी राष्ट्र और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भी यूपीआई डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की गई है। तो यह दिखाता है कि भारत वित्तीय और डिजिटल समावेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली बात उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर की किया। फिलहाल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर यह आयोजित की गई है। हालांकि वैसे तो भारत में कुल 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती के तट पर। और अभी प्रयागराज में संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो उन्होंने इस सांस्कृतिक धरोहर की ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि अभी देश, जो हमारे देश की परंपराएं हैं, हमारी देश की जो रीति रिवाज है, उनको भी संरक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, क्योंकि ये परंपराएं, यह रीति रिवाज देश की धरोहर है। हर देश की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। भारत की भी अपनी एक हिंदवी संस्कृति है और इस संस्कृति का संरक्षण करना
बहुत जरूरी है ताकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनी रहनी चाहिए। जैसी हमारी भाषाएं हैं, हालांकि वैसे तो हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। 9वीं बात, उन्होंने शिक्षा और नवाचार को लेकर कहा और उन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात की। अगर इस सूचकांक की बात किया जाए तो भारत का 48वें 2020 में 48वें रैंक पर था, 2024 में 48वें से कम होकर 39वें रैंक पर आ गया है, जो दिखाता है कि भारत नवाचार की ओर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां पे बढ़ रही। शिक्षा में निवेश बढ़ाया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, सीखने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और डिजिटल समावेशन भी लगातार हो रहा। तो आज हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था में भी लगातार बदलाव देखने को मिलता है। ज्ञान और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर फोकस किया जा रहा। बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व स्तर पर 6ठा स्थान भारत ने प्राप्त किया है, जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाता है, तकनीकी प्रगति को दर्शाता है और यह दिखाता है कि भारत लगातार तकनीक की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भविष्य के विजन की चर्चा किया कि आखिर 2040 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो क्या हमारा विजन है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में युवा और महिलाओं की विशेष भूमिका होने वाली है। उनकी भूमिकाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको इस विकास की प्रक्रिया में अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और मानवता और प्रकृति के प्रति करुणा के आदर्शों को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमें गांधी जी के करुणामयी आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह भारत गांधी का देश है और हमें गांधी के मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य। आज पूरी दुनिया में कितने जगह आप सुनते हो, अखबारों में, आप टीवी मीडिया में, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या ईरान का मामला हो या सीरिया का मामला हो, ऐसे कई सारे देश है जहां लगातार युद्ध चल रहा है, हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि लगातार लोगों की जान जा रही है। आपने इजराइल और गाजा पट्टी के संघर्ष को तो सुना ही होगा, कितने लाखों लोगों ने, निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और ऐसे समय में भारत अहिंसा के मूल्यों की ही बात कर रहा है, और बिल्कुल अहिंसक मूल्य ही होना चाहिए क्योंकि भारत गांधी का देश है। तो उन्होंने गांधी के मूल्य थे अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अप्रग्रह, जो कि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से भी जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, और इनकी बात यहां पे किया गया। विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान, देश राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर काम कर रहा है, क्वांटम तकनीक में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग लाया जा रहा है। तो भारत अभी अत्यधिक अनुसंधान में भागीदारी का विस्तार कर रहा, यानी तकनीक की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। अगर आप गौर करोगे, नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य था भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि भारत भी जो एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर तौर पर विकास कर सके और उस तकनीकों के माध्यम से भारत भी अग्रिम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सके। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें जो हमारी जो जेनेटिक वेरिएशन है भारतीयों की, उनका एक जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है। तो ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, ताकि भारतीयों में जो होने वाली बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सके और बेहतर दिशा में काम किया जा सके, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो, अच्छे वैक्सीन डेवलप किए जाएं, अच्छे स्वास्थ्य तकनीक, स्वास्थ्य मेडिसिन डेवलप किया जा सके, ताकि भारत को स्वस्थ बनाकर रखा जा सके। क्योंकि सभी संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है, और मानव संसाधन को बनाए रखने के लिए मानव का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। ऑन ट्रैक कई मुद्दों की बात किया गया, जैसे इसरो के स्पेडेक्स मिशन की बात किया गया, जिसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है,
FDX-01 चेसर और FDX-02 टारगेट, ये दो जो कि अभी इसरो की एक डॉकिंग फैसिलिटी है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, है ना। तो भारत लगातार दिशा में काम कर रहा है, चाहे स्पेस फील्ड हो चाहे टेक्नोलॉजी फील्ड हो, सभी दिशा में लगातार भारत काम कर रहा है। खेल और पर्यावरण अस्थिरता की ओर भी महामहिम जी ने ध्यान दिलाया, जैसे कुछ हमारी उपलब्धियां रहीं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा। डी गुकेश अभी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने, जो भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र कम है, जिसने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, सबसे कम उम्र के वो विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान दिलाया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने मिशन लाइफ की चर्चा किया। ये देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया मिशन है, मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली जो संधारणीय जीवन को बढ़ावा देता है। स्वाभाविक है कि आज हम लगातार पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए, वो कचरे का बेहतर तौर पर उसका डिस्पोजल करना शुरू कर दे, रिसाइकिल प्रोडक्ट का रिसाइकल यूज करना शुरू कर दे, तो पर्यावरण में सरकार तो काम कर ही रही है, अगर प्रत्येक व्यक्ति काम करना शुरू कर दे तो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जैसे भारत में स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, अगर भारत का प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले ले कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, तो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएगी और हमारा भारत तुरंत स्वच्छ हो जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ पौधे सफलतापूर्वक रोपे गए, जिससे वनीकरण एक मिसाल कायम हुई। और ये भारत में वनीकरण बढ़ेगा, और पेड़ तो होना जरूरी है क्योंकि पर्यावरण में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है और जो मानव के एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। तो उन्होंने जलवायु कार्रवाई की ओर भी ध्यान दिया। इन सभी मुद्दों पर देश के राष्ट्रपति जी ने अपनी बात रखी है। आपको भी इन सभी बातों को याद रखना है क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी देश के महामहिम राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। आप इन्हें देखिए, इन्हें पढ़िए और इन्हें समझिए। साथ ही साथ जो भी टॉपिक चर्चा में रहा है, जिनकी चर्चा देश के महामहिम राष्ट्रपति ने की है, उसे आप बेहतर तौर पर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि यहां से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये था साथियों आज की सेशन जो यहां पे समाप्त होती है। मिलेंगे फिर एक और नए सेशन के लिए, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।